अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं साबिया आपका खैर मकदम करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम बज़्म ख़वातीन है। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातचीत करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ, और आज का हमारा मौजू कुछ खास होने जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आज के मौजू में हम डिस्कस करेंगे वुमेन्स प्रेगनेंसी अवेयरनेस के बारे में। और आज हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स मौजूद है हमारे साथ है बिनीश जी, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट है और एक डाइटिशियन है, और उनके साथ ही बैठी है डॉक्टर शाइला जी, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट है एलडी हॉस्पिटल श्रीनगर में। मैं आप दोनों का तहे दिल से खैर मकदम करना चाहती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप दोनों हमारे इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त निकाल के आए। एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहती हूँ आप दोनों का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ, जो कि मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर शाइला जी आपसे। आप हमें बताइए, डॉक्टर को कंसल्ट करना अर्ली स्टेज में कितना इम्पोर्टेंट है? जी, डॉक्टर को कंसल्ट करना जब एक पेशेंट को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब डॉक्टर्स का चेकअप हो जाता है एक पेशेंट का, तभी उसकी जनरल हेल्थ के बारे में पता चलता है और ये भी पता चलता है कि वो किन प्रॉब्लम्स की शिकार है या किन प्रॉब्लम्स की वो शिकार हो सकती है ड्यूरिंग द 9 मंथ्स। सो इस हवाले से ये बहुत ज़रूरी है कि वो हर कोई प्रेग्नेंट फीमेल एट द अर्लीस्ट अपनी रजिस्ट्रेशन एक एंटीनेटल क्लिनिक पे कराए। बिसाइड्स ये भी ज़रूरी है कि जब एक कपल कंसीव करने के लिए प्लान कर रहा है एक प्रेगनेंसी, तो उस दौरान भी वो एक प्री प्रेगनेंसी चेकअप करा ले, ताकि जो भी उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस की जाएं टाइमली। मैं एक मिसाल देना चाहूँगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट एनीमिक है, एक लड़की। यूजुअली हमारे सब कॉन्टिनेंट में फीमेल्स प्रेगनेंसी में एंटर होती हैं विद द लो हीमोग्लोबिन स्टेटस, और विद द रिजल्ट नेचुरली उसकी प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है, क्योंकि उसका एनीमिया जो है वो विद टाइम प्रोग्रेस करता है। सिमिलरली अगर एक पेशेंट हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक है एंड इट इज़ नॉट वेल कंट्रोल्ड इन द प्री प्रेगनेंसी एरा, देन वो प्रेगनेंसी में एंटर होती है विद दिस हाई रिस्क स्टेटस एंड सब्सिक्वेंटली उसकी प्रेगनेंसी फिर सफर करती है। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट एन अर्ली रजिस्ट्रेशन इन प्रेगनेंसी एज वेल एज गेट अ प्री प्रेगनेंसी चेकअप। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा कॉमन हो गया है। डायबिटीज, थायराइड हर एक जगह पे देखने को मिल रहा है, हर घर में देखने को मिल रहा है, और प्रेगनेंसी में इसका काफी ज्यादा असर पड़ रहा है। इसी रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जैसे कि कोई लेडी जो प्रेग्नेंट है और वो डायबिटिक है, वो इंसुलिन पे है, तो उससे बच्चे को कोई असर तो नहीं पड़ता? जी, ये गलत इंप्रेशन या नोशन है कि इंसुलिन से बच्चे पे असर पड़ेगा। कोई ऐसा ड्रग प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है प्रेगनेंसी में जो बच्चे के लिए अनसेफ हो। तो इनफैक्ट अगर एक पेशेंट प्रेगनेंसी से पहले ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पे है, यानी कि शुगर कंट्रोल करने की टैबलेट्स पे है, यूजुअली उनमें से बहुत सारे अनसेफ मेडिसिन होते हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं दिए जाते हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ऑटोमेटिकली स्विच करते हैं टू द सेफर ऑप्शंस, यानी कि इंसुलिन, दैट इज इंजेक्टेबल कंट्रोल ऑफ द डायबिटीज। तो ये हमें जहन से निकालना पड़ेगा कि इंसुलिन सेफ नहीं है प्रेगनेंसी में। इनफैक्ट इंसुलिन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इंसुलिन ना लेना और शुगर को कंट्रोल ना करना कैन बी हार्मफुल टू द बेबी। तो ये हमें जहन से निकालना पड़ेगा कि इंसुलिन इज नॉट सेफ, इट हैज़ टू बी टेकन सो दैट पेशेंट का अच्छा ब्लड शुगर कंट्रोल हो और बच्चे पे उसके हाई ब्लड शुगर्स का असर ना पड़े। सही कहा आपने। और आप मुझे ये बताएं कि जब एक औरत जो इंसुलिन पे होती है, तो ऐसे इसमें कोई चांसेस है कि बच्चा भी डायबिटिक हो, जेनेटिक जो होता है? कुछ % चांसेस रहते हैं कि एक मदर अगर डायबिटिक है तो वो ट्रांसमिट करेगी ये हेरिडिटरी ट्रेट टू हर चाइल्ड। लेकिन इसके अपार्ट फ्रॉम दिस की ट्रांसमिट होगा डायबिटिक ट्रेट टू द चाइल्ड, एक और प्रॉब्लम जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डायबिटिक मदर्स में, वो ये है कि बच्चे की नशोनुमा पेट में गलत चलती है अगर ब्लड शुगर्स कंट्रोल ना हो। जैसे कि बच्चे का वजन अनड्यूली बढ़ जाता है, जिसको हम मैक्रोसोमिक बेबी बोलते हैं साइंटिफिक टर्म्स में। बिसाइड्स अगर पेरी कंसेप्शन पीरियड में, यानी कि प्रेगनेंसी से इमीडिएटली पहले और प्रेगनेंसी के पहले मंथ्स में ब्लड शुगर अनकंट्रोल रहे, तो उससे बच्चे की नशोनुमा पे असर पड़ सकता है और तरह तरह की जिस्मानी डिफेक्ट्स आ सकते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं बच्चे के हार्ट को, बच्चे की किडनीज को, बच्चे के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
तो इसी रिलेटेड सवाल मैं डॉक्टर बिनीश जी आपसे पूछना चाहती हूँ, जो ये डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनके लिए कौन सा डाइट सही रहता है? जैसा कि इन्होंने कहा कि बच्चे पे भी काफ़ी असर पड़ सकता है, कि उनका वेट गेन हो सकता है, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं ड्यूरिंग व्हेन द मदर इज़ ऑलरेडी डायबिटिक या उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। सो सबसे बड़ी चीज़ का हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप का जो कार्ब कंटेंट है फूड का पूरा, तो वो कैसे कर रहे हैं, या आपका मील प्लान किस तरीके का चल रहा है। अगर आप बहुत सारे रिफाइंड चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी डायबिटिक, और आप रिफाइंड आटा जैसे मैदे की रोटी, काफ़ी तेल, ये सब चीज़ें जो है आपको ये अवॉइड करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मैम ने अभी कहा कि इंसुलिन इज़ वेरी सेफ, क्योंकि बहुत सारी मदर्स को ये चीज़ें लग जाती हैं जो कि इस वेरी सेफ, प्लासेंटा क्रॉस नहीं करता है ये सब चीज़ें। तो उस चीज़ का हमें ये ध्यान रखना है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके पास एक पूरा प्लान है, लाइक आप यू चेक योर ब्लड शुगर लेवल्स थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, हर दिन आवरली बेसिस पे। तो जो आपका डाइट प्लान है, जैसे आप सुबह उठते हैं एक मदर, तो उनको पता है कि वो कभी हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं या हाइपरग्लाइसेमिक हो जाती हैं वो, तो उनके लिए ये है कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स थ्रू आउट द डे लेना होता है उनको। और उसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा जो वो कंटेंट ले रही है, इट शुड नॉट ओनली बी कार्ब्स, इट शुड बी हाई इन प्रोटीन। प्रोटीन हर एक मील के साथ ज़रूरी है, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, या फिर आपके कुछ स्नैकिंग जो होती है पूरे डे में, क्योंकि हम 3 मेन मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और फिर 3 स्मॉल स्नैक्स हम उनको रेकमेंड करते हैं। सो उनको ये हम बताते हैं कि आप पूरे दिन स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स इसी तरीके से चलें, इसी तरीके से लेके चलें, और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजीज और फ्रूट्स कंज्यूम करें। फ्रूट्स में भी कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हम रेकमेंड नहीं करते हैं, लाइक पपाया और पाइनएप्पल, लेकिन जो बाकी सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो हम उनको कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं। एंड स्पेशली वेजिटेबल्स, ज़्यादा रूट वेजिटेबल्स नहीं, बल्कि ग्रीन्स खासकर, या इफ़ देर इज़ नॉट एनी अदर प्रॉब्लम लाइक किडनी ट्रबल्स नहीं है, रीनल कोई इशू, ऐसा कोई इशू तो नहीं है। सो उन सारे पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए वी कस्टमाइज अ डाइट। और जो जनरलाइज्ड अगर मैं कहूँ तो वो यही है कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स और अपने कार्ब कंटेंट पे बहुत ध्यान रखना। एंड फैट्स जो कंज्यूम कर रहे हैं, दे शुड बी गुड फैट्स। उसमें भी किस्म होते हैं, गुड फैट्स, बैड फैट्स, तो ऐसा नहीं है कि आप, और शुगर स्पेशली जिसका मैं बताना भूल गई, तो शुगर आपको इतना ऐसा कंज्यूम नहीं करना है जैसे आपका ग्रैन्युलेटेड शुगर है, या आप लाइक बाकी चीज़ों से भी शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। सही कहा आपने। और आपको मैं बताना चाहूँगी, कश्मीर में एक रूटीन टाइप का हम जो है ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच हो या डिनर, जैसे मॉर्निंग में मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक घर में चाय इनटेक की जाती है, उसके साथ रोटी जी। तो चाय में कोई मलाई के साथ लेना पसंद करता है, तो इस चीज से वो हाई प्रोटीन तो नहीं हो जाता है? नहीं, वो बिल्कुल हाई प्रोटीन नहीं होता है, क्योंकि दूध में एक अपनी क्वांटिटी का प्रोटीन होता है, लेकिन आपको बेसिकली जो हमारा एनिमल प्रोटीन है, नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन, वो एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन से ज़्यादा बेहतर है। मैं अगर एग्स की बात करूं, मैं चिकन की, पोल्ट्री, मैं फिश की बात करूं, सो अगर आप एक आइडियल ब्रेकफास्ट की बात करें, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टॉप टेकिंग चाय फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, स्पेशली फॉर अ प्रेग्नेंट फीमेल। तो चाय में ऐसा कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। सो व्हाट शी कैन डू इज वो एक होल ग्रेन्स जैसे हमारे ओट्स है, दलिया है, उससे शुरू करें, या उससे पहले उन्होंने कोई ड्रिंक जैसे लिया होता है, या कोई जैसे सिंपल, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होती है, जीरे का पानी लिया होता है या फेनल का पानी लिया होता है, और उसमें काफ़ी फूड एवर्जन्स भी होते हैं, मॉर्निंग सिकनेस भी होते हैं, बिकॉज एवरी प्रेगनेंसी इज डिफरेंट। सो किसी के ये फूड एवर्जन्स या फूड क्रेविंग्स बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, किसी के काफ़ी लेट हो जाते हैं, किसी के बहुत कम परसेंटेज में, कभी ज़्यादा होते ही नहीं है। तो उस चीज़ को हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बस ब्रेकफास्ट शुड बी, जैसे मैं हर
सेशन हर जगह पे ये बोलती हूँ कि ब्रेकफास्ट हम कश्मीरियों को बहुत हैवी करना चाहिए, बिकॉज हम कश्मीरियों का अगर डेटा लाइक रीसेंट रिसर्चेस देखें, हम बस कन्फाइंड रहते हैं नून चाय और मतलब रोटी गांधुसुन सोट चेस खवान। तो वो नहीं होना चाहिए। आप घर में होल व्हीट फ्लावर की ये रोटी बनाएं। आप एक प्रॉपर आप चाय भी ले सकते हैं, लेकिन उसको ओवर बॉयल नहीं करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोडा नहीं डालें, बिकॉज वो फिर आगे जाके जब उसकी ओवर बॉइलिंग होती है वो कार्सिनोजन बन जाती है। सो इस चीज़ का ध्यान रखें। और छोटे छोटे बच्चों को जो हमारे घर में है, तो उनको चाय इन सब चीज़ों की आदत नहीं डालें, बट सीरियल जो एक ग्रुप होता है तो उनसे शुरू करिए। जैसे मैंने आपको कहा ओट्स है, दलिया है, आप लाइक ब्रेड भी ले सकते हैं, सैंडविच बना के ले सकते हैं, आप जूसेस या होल फ्रूट ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, इन चीज़ का ध्यान रखना है। बट डायबिटिक जो प्रेग्नेंट फीमेल है उनको हम बोलते हैं कि फ्रूट, होल फ्रूट ले सकते हैं वो, और वो भी जो खट्टा होगा ज़्यादा, नॉट जूसेस। सो जूस कंट्रोल में जी, एग्जैक्टली, जूसेस ना ही ले वो। प्लस एग्स एंड मिल्क इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। Eggs and milk are very good source, especially and easily available as well. Yeah, especially your egg whites. सो उसमें भी लाइक अगर एवर्जेंस है, सो आप उसको किसी और चीज़ से ऑल्टरनेटिव उसका देखते हैं, सोया फ्लेवर चेंज करने के लिए। एग्जैक्टली। तो आपको अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है या आपको उल्टियाँ आती हैं दूध से या देखने से, क्योंकि इसमें होता है स्मेल आती है, काफी ज्यादा हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, यू कैन स्विच टू एनी अदर मिल्क, लाइक जो एक प्लांट बेस्ड मिल्क है। बट मैं फिर से यही कहूँगी कि नॉन वेजिटेरियन जो भी हमारा सोर्स है प्रोटीन का, तो दैट इज मच मच बेटर। उसका जो हमारा एब्जॉर्प्शन रेट होता है, दैट इज मच बेटर दैन दिस वन। नाजरीन, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं यहाँ पे। आई होप कि आप लोग अपने एंड से इस चीज़ का नोट बना रहे होंगे। और इसी रिलेटेड आपके साथ एक सवाल पूछना चाहती हूँ डॉक्टर शाइला जी। आप हमें बताइए, जो थायराइड है, बहुत सारी ऐसी लेडीज होती है जो कंसीव नहीं कर पाती हैं थायराइड की वजह से, तो इसका आपस में क्या रिलेशनशिप है? बिल्कुल, पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि नॉर्थ इंडिया जो है वो थायराइड जोन है, बिकॉज ये माउंटेनस हिली एरिया है, अपर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत कॉमन है। थायराइड की ग्लैंड की दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो यूजुअली वी एड्रेस हाइपोथायरॉयडिज्म कॉमनली, जिसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेगनेंसी को भी अफेक्ट करता है इन अ बैड वे, और कंसेप्ट दोज फीमेल्स हु आर प्लानिंग टू कंसीव, उनकी कंसेप्शन रेट भी कम कर देता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर वी कश्मीरीज कि हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। और फिर जब ये हाइपोथायरॉइड फीमेल प्रेगनेंसी में चली जाती है, इफ शी कंसीव्स, देन ये हाइपोथायरॉइड स्टेटस इसके बच्चे को भी अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि सीवियर कंडीशंस में बच्चे की नशोनुमा, जहनी और फिजिकल दोनों खराब हो जाती हैं, जिसको हम साइंटिफिक टर्म्स में क्रेटिनिज्म बोलते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस थायराइड स्टेटस। तो इस चीज के लिए कौन सी मेडिसिन रेकमेंड होती है? कैसा ट्रीटमेंट होता है, और उनको कैसे रेगुलर बेसिस पे चेक करना चाहिए? इसके टेस्ट वगैरह आप हमें बताएं हमारे नाम। बिल्कुल, जब भी एक पेशेंट प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसको एक पैनल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस किया जाता है, जिसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या कंप्लीट थायराइड प्रोफाइल एडवाइस किया जाता है। और अगर उस टेस्ट में कोई खराबी दिख जाए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की लेवल बढ़ती हुई दिखे, तो इसके लिए रिप्लेसमेंट थेरेपी एडवाइस की जाती है। यानी कि जो हार्मोन जिस्म में कम है वो हम एक्सटर्नली एडमिनिस्टर करते हैं, ताकि इसकी लेवल बराबर आ जाए। तो डोज डिपेंड करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की लेवल पे, और जब ये लेवल कंट्रोल विद नॉर्मल रेंज आ जाती है तो पेशेंट के सिम्टम्स ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाते हैं। So the treatment is quite simple. The only thing is that one has to seek advice from an endocrinologist or from a gynecologist. Proper medication को follow करनी है, but it is important to address the problem. बहुत बहुत सही कहा आपने। और इसी को आगे बढ़ते हुए हम अर्ली स्टेज के बारे में और कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि अर्ली स्टेज में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, उसमें बहुत सारे टेस्ट्स को रेकमेंड किया जाता है, जिसमें से एक वो डाउन सिंड्रोम टेस्ट होता है। वो कितना इम्पोर्टेंट है, और हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा डाउन सिंड्रोम के बारे में बताएं, क्योंकि इनको नहीं पता होता है कि ये है क्या और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए, डाउन सिंड्रोम की अहमियत अब आजकल के एरा में इसलिए बढ़ गई है बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसीज एल्डरली प्रेगनेंसीज होती हैं, यानी कि
जैसे पुराने ज़माने में देखा जाता था कि बाय 20 एक पे फीमेल मैरिजेबल एज में पहुंच जाती थी एंड बाय 22-23 शी वुड कंसीव। लेकिन आजकल बिकॉज ऑफ करियर प्रेशर्स मोस्ट ऑफ द फीमेल्स एंटर करती हैं प्रेगनेंसी में एट द एज अबाउट 30 years of age, usually 35 years of age. That means elderly primary gravidas उनको हम कहते हैं। और ये जो elderly primary gravidas होते हैं ऑटोमेटिकली एक हाई रिस्क ग्रुप बन जाती हैं बिकॉज विद द इंक्रीजिंग एज कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हमने डिस्कस की, डायबिटीज़ हमने डिस्कस किया, फिर यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जैसे कि फाइब्रॉइड्स, ओवेरियन सिस्ट्स। तो ऑल दीज प्रॉब्लम्स एग्रीवेट विद द एज। तो इस वजह से ये जो डाउन सिंड्रोम है ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है जिसकी रेट बढ़ जाती है प्रोपोर्शनेटली विद द एज। जितनी एक फीमेल एज में ज़्यादा होगी उतनी ही डाउन सिंड्रोम की रिस्क उसमें बढ़ जाती है। और डाउन सिंड्रोम क्या है कि उसमें बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा दोनों अफेक्ट हो जाते हैं। या तो इस तरह का बच्चा पेट में ही गुजर सकता है या फिर अगर वो पैदा हुआ तो इन डिफेक्ट्स के साथ पैदा होगा। और ऐसे बच्चे की डेवलपमेंट कुछ टाइम तक, कुछ सालों तक चल सकती है, बट अल्टीमेटली आफ्टर अ सर्टेन एज इसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। यूजुअली 18-20 साल की उम्र तक ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो इस तरह का एक बच्चा जो खुदा ने खास्ता लाइबिलिटी बन जाए, इस तरह का बच्चा पैदा करने से बेहतर रहेगा कि अगर हम इसको स्क्रीनिंग करें अर्ली प्रेगनेंसी में और डिटेक्ट कर पाएं कि ऐसी रिस्क है मदर में और उसको एड्रेस करें। सही कहा। अगर हम अर्ली स्टेज में ही इस चीज़ को एड्रेस करते हैं, फिर उसके बाद उसी अकॉर्डिंग उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं, डॉक्टर कंसल्टेशन होती है प्रॉपर, और इसमें डॉक्टर फिर क्या रेकमेंड करता है कि बच्चे को पहले हम डायग्नोसिस पे आएंगे कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। द टेस्ट आर वेरी सिंपल। वी हैव सम सॉफ्ट मार्कर्स, यानी कि अल्ट्रासाउंड पे कुछ हमें फीचर्स, सॉफ्ट फीचर्स मिलते हैं जो पॉइंट करते हैं टुवर्ड्स द चाइल्ड, future child having a chromosomal abnormalities. I think इस फोरम पे वो एक्सप्लेन करना मुश्किल रहेगा, बट हम ये याद रख सकते हैं कि there are certain soft markers on ultrasound which point towards the presence of the Down syndrome in the mother. तो फिर कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, वेरी सिंपल ब्लड टेस्ट जो बिल्कुल काफ़ी नॉन इन्वेजिव ही माने जाएंगे। They can also help us in detect this Down syndrome. But once Down syndrome हो जाए तो एक ऑप्शन दी जाती है पेरेंट्स को whether they want to continue this pregnancy or they want to discontinue this. So if they want to discontinue this, we can do the medical termination of pregnancy. But if they want to continue, that is up to their choice. But as such, there is no treatment for Down syndrome because it's a chromosomal abnormality. Okay, लेकिन ये possible हो सकता है सिर्फ early stage in the first trimester. Yes. up to a safe limit. जब termination of pregnancy उस लिमिट, उस स्टेज तक हम कर सकते हैं जहां फिर मदर की हेल्थ को बुरा असर ना पड़े। सो यूजुअली ये होता है 16 हफ्तों तक या 18 हफ्तों तक या 20 हफ्तों तक, बट लेट प्रेगनेंसी में termination is not advisable. तो then we advise the patient to continue the pregnancy अगर late diagnose हुआ है। So that is why comes the role of the early detection. और early detection तभी होगी जब early registration हुई होगी। तो इसीलिए मैं नाज़रीन आप लोगों से भी बोलना चाहती हूँ कि डॉक्टर कंसल्टेशन स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक, जब तक बच्चा डिलीवर नहीं होता, कितना इम्पॉर्टेंट होता है। इवन पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद भी डॉक्टर कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो किस तरह से आप कर सकते हैं और उसमें आप लोगों को क्या क्या कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हम आगे डॉक्टर से पूछेंगे। तो आप हमें बताइए, जब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुँचते हैं, 4th month, 5th, 6th, तो आप हाँ जी आप मुझे बताएं कि उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा डेवलप होता है तो वो उसका ब्रेन डेवलप कैसे होता है, उसको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का एहतियात रखना चाहिए, तो इस बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है 4थे महीने से, ख़त्म होता है 6ठे महीने पे। दैट मीन्स ये 3 महीने का अरसा है और इस अरसे में एक प्रेग्नेंट फीमेल को हर महीने एक एंटीनेटल चेकअप रिक्वायर्ड होता है, ताकि हमें जो भी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू होती हैं उनके बारे में पता चले और साथ साथ में हम बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी मॉनिटर कर पाएं। तो हर महीने चेकअप करा लें।
उसके बाद जो टेस्ट डॉक्टर साहब यूजुअली हीमोग्लोबिन स्टेटस पता करना चाहेंगे हर महीने, उसका यूरिन एग्जामिनेशन एडवाइस किया जाता है हर महीने, एंड देन बच्चे की ग्रोथ 4th मंथ में 18 वीक्स पे यूजुअली हम एक लेवल 2 सेकेंड अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, जिसमें यही बच्चे की बनावट के बारे में पता चलता है कि उसका सिर, पैर से लेके सारे ऑर्गन्स की डेवलपमेंट सही है या नहीं, ताकि इन केस कोई डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी पता चल जाए तो उसको टाइमली हम एड्रेस कर पाएं। तो वो एडवाइस करेंगे डॉक्टर साहब आपको, और उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट शुरू की जाती है स्पेसिफिकली सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मूड चेंजेस, एपेटाइट चेंजेस, वॉमिटिंग की वजह से यूजुअली हम मिनिमम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, बट क्योंकि बच्चे की ग्रोथ 4th मंथ से शुरू हो जाती है एट अ ग्रेटर पेस, इस वजह से हमें कुछ फूड सप्लीमेंट्स मदर को एडमिनिस्टर करने पड़ते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन्स, एंड नाउ डेज वी से कि थायमिन एक तरह का विटामिन बी है, कॉम्प्लेक्स में आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें सिर्फ डाइट, गुड डाइट की वजह से सफाइस नहीं करेगा। बिसाइड्स गुड डाइट, बैलेंस डाइट जो मदर ले, उसके इन एडिशन टू दैट बच्चे की डिमांड्स पूरी करने के लिए आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन्स एंड थायमिन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब बच्चे की डेवलपमेंट, जी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए जरूरी है कि रेगुलर इंटरवल्स पे एक पेशेंट अपने गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस सीख करे। सही कहा आपने। तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे डॉक्टर पनीश जी, इस टाइम पीरियड में कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए? क्योंकि इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम नौशिया फील होता है, डिजीनेस होती है, तो उस अकॉर्डिंग आप क्या डाइट बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? एग्जैक्टली तो ऐसा है कि मैं पहले से शुरू करूँगी, लाइक जो प्री कंसेप्शन टाइम है, जैसे मैम ने अभी कहा, हमें जो प्री कंसेप्शन टाइम है, जब भी लाइक कोई भी फीमेल हमारे पास आती है कि आई वांट टू आई वांट टू कंसीव, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप जो है फोलेट वाले जो सोर्सेज है वो ज़्यादा लें, या उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है सप्लीमेंटेशन एज वेल, क्योंकि आजकल काफ़ी फास्ट लाइफ है, लाइक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, एंड फीमेल्स स्पेशली आर बिजी विद देयर करियर्स, तो टाइम की कमी भी है, फूड अडल्ट्रेशन भी है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि अपने आप पे इतना ज़्यादा ध्यान दे पाएँ। सो उनको सप्लीमेंटेशन पहले से ही शुरू हो जाती है विद इन 3 months बिफोर कंसेप्शन और 6 months, अगर उनकी आयरन रिजर्व्स बहुत कम है बॉडी में। व्हेन शी गेट्स प्रेग्नेंट, तो उसमें जब हमारी ये मिथ है कि उनको बोलते हैं यू हैव टू ईट फॉर 2, अब 2 लोगों के लिए आपको खाना है, एंड घर में भी कन्वेंशनल फूड्स, ये सब चीज़ें मतलब दिए जाते हैं बहुत ज़्यादा, चावल बहुत ज़्यादा दिया जाता है, रोटियां दी जाती हैं, जो भी कुछ हमारा ये ट्रेडिशन है, ओवर ईटिंग। सो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट 3 months जो है उसमें आप नॉर्मली खा सकते हैं जो आप खाते हैं। सेकेंड जब ट्राइमेस्टर आपका आता है, लाइक 4, 5, 6 month, तो उसमें आपकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है दैट इज ओनली 340 किलो कैलोरीज आपको इंक्रीज करनी होती है अपनी डाइट में। जब आपका 3rd ट्राइमेस्टर आता है, देन यू हैव टू गो फॉर 450 किलो कैलोरीज हर दिन आपका इंक्रीज हो जाता है। सो इफ यू आर गोइंग टू ओवर ईट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब उसके बाद जब आपका जब आप डिलीवरी हो जाती है, तो वो वाला वेट लूज करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एंड स्पेशली व्हेन यू आर कंज्यूमिंग शुगर, ऑयल, लॉट ऑफ कार्ब्स, तो ये सारा इफेक्ट पड़ता है आपके पोस्ट पार्टम वाले पीरियड में, क्योंकि उसमें दूसरी वाली चीज़ें होती हैं, यू आर लैक्टेटिंग फीमेल, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ बेबी एज वेल एज योर, आप खुद भी कॉन्शियस हो जाती हैं, आपकी साइकोलॉजी भी इफेक्ट हो जाती है, तो उस चीज़ के ऊपर भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे कि डाइट आपको देखना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, 3rd ट्राइमेस्टर, इसको हमने डिवाइड किया। तो फर्स्ट में मैंने आपको कहा आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। किसी की मॉर्निंग सिकनेस शुरू हो जाती है, वो फिर लेट ट्राइमेस्टर्स में सबसाइड हो जाती है, किसी की सेकेंड में हो जाती है, तो वो भी सबसाइड होती है। जो चीज़ आपको बहुत पसंद होते हैं किसी टाइम, उनकी नफरत हो जाती है इस पीरियड में। सो यू हैव टू चेक ऑन दैट। और आपका मन करता है कभी खट्टे चीज़ें खाने का, स्पाइसी खाने का, उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि आप लिमिट में इनटेक करें उन सब चीज़ों को, क्योंकि इसमें बाकी प्रॉब्लम्स हो जाती है, लाइक कॉन्स्टिपेशन, यू गेट गैस्ट्राइटिस, यू गेट GERD, यू हैव लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन दैट।
सो जब आप कंज्यूम कर रहे हैं, मैं हर एक प्रेग्नेंट फीमेल को ये बोलती हूँ, वॉच व्हाट यू आर ईटिंग। आप देखो पहले आपका फूड प्लेट कैसा है, आर यू हैविंग बैलेंस डाइट, आपका होल ग्रेन्स कितना है, आपका प्रोटीन कंटेंट कितना है, आप कितनी हरी सब्जियां खा रहे हैं, आप कितने रूट वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं, क्योंकि हर एक फूड ग्रुप में आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, लाइक किसी में, जैसे मैम ने कहा भी, थायमीन, आपके बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, ये सब चीज़ें एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब एक टिप मैं यहाँ पे बताऊंगी सब प्रेग्नेंट फीमेल्स को जो भी देख रही हैं ये प्रोग्राम, कि हमेशा हर टाइम चूज करना चाहिए कि यू आर हैविंग 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एवरी डे। 7। अगर आप ओनली कन्फाइंड है चावल, रोटी, नून चाय और सब्जी, डोंट बी ओनली कन्फाइंड टू दैट। आप अपने आप के लिए खुद इंट्रोड्यूस करें बाकी चीज़ें भी, आपका मन करे, जस्ट लाइक इंट्रोड्यूस अदर थिंग्स ऑल्सो। तो उसकी वजह से आपकी जो बेबी की डेवलपमेंट होगी वो अच्छी खासी होगी। फिर उसमें आप अनेमिक हो जाती हैं, या आपको जब जितनी भी डिलीवरी क्लोज आती हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बट वॉट शी हैज टू फॉलो अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट इज वेरी नेसेसरी, जिसको हम बोलते हैं रेनबो डाइट। तो डिफरेंट कलर्स, आपका कैप्सिकम थ्रू आउट द ट्राइमेस्टर्स में वो अगर बैलेंस डाइट फॉलो करती है तो उसके लिए और बेबी के लिए, दोनों के लिए ये बहुत अच्छा है। तो आपसे मैं आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं कि जो हमारा जब डिलीवरी का टाइम आता है, किसी का पहले हो जाता है लाइक 7 मंथ में ही, जिसको हम प्रीमेच्योर बर्थ बोलते हैं, किसी का प्रीमेच्योर होता है और किसी का नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। जो प्रीमेच्योर होता है उसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल कितने होते हैं? बिल्कुल, एक हेल्दी बेबी पैदा होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बेबी 9 मंथ्स यूट्रस या वूम में गुजारे, ताकि उसकी सभी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट और ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट हो। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लंग्स की डेवलपमेंट, ताकि जब बच्चा दुनिया में आए तो वो इंडिपेंडेंटली सांस ले पाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बराबर 9 महीने बच्चा पेट में गुजारे। जी बिल्कुल। तो नेचुरली अगर एक प्रीटर्म बेबी डेवलप हो जाता है तो उसके सारे ऑर्गन्स अंडर डेवलप्ड भी होते हैं, और उस वजह से इंक्यूबेटर में बिल्कुल तरह तरह की प्रॉब्लम्स फेस करता है वो बच्चा जो प्रीमेच्योर डिलीवर होता है, स्पेशली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, यानी कि बच्चे को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि उसके लंग्स डेवलप नहीं होते। तो इस वजह से अक्सर ऐसे बेबीज लैंड अप विद एडमिशन इन द ICUs। तो आखिर में आप हमारे नाजरीन को क्या बताना चाहेंगी? मेरी इस प्रोग्राम के आखिर पे यही मैसेज होगी कि प्री प्रेगनेंसी, जो मैंने पहले भी बोला कि प्री प्रेगनेंसी चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी तो डू कंसल्ट गुड डॉक्टर इनिशियली, ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो उनकी जनरल हेल्थ के हवाले से हो वो प्रॉपरली डिटेक्ट हो और टाइमली एड्रेस हो। और उसके बाद जब एक प्रेगनेंसी एम्बार्क करती है एक पेशेंट पे, तो शी शुड गेट हर सेल्फ रजिस्टर्ड एट द अर्लीस्ट, और टाइम टू टाइम अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके चेकअप कराएं और ट्रीटमेंट लें। आप दोनों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और भी बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, लेकिन अब हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो रहा है। और आप दोनों का फिर से और एक बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप दोनों ने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ इस प्रोग्राम में आने के लिए। नाजरीन, तो इसी वादे के साथ इजाज़त चाहती हूँ कि अगली बार हम फिर से मिलेंगे और एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।